So students will continue with the same chapter, that is accounting ratios. इसमें हम नेक्स्ट रेशियो जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हम जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था हमने डिस्कस किया था ऑल द रेशियोज कैन बी डिवाइडेड इन 4 मेन पार्ट्स। लिक्विडिटी, इसमें करंट क्विक थी वो हमने कर ली। सॉल्वेंसी, जिसमें डेट इक्विटी वाली रेशियोज थी वो भी कर ली। थर्ड थी एक्टिविटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज, जिसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ये तीनों हो गई हैं। इन्वेंट जो एक्टिविटी रेशियोज है उसकी लास्ट रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मींस ये वाला फार्मूला, ये वाला रेशियो करने के बाद आपका 75% चैप्टर हो जाएगा। 4 रेशियोज मेन थे, उसमें 3 रेशियोज हमारी हो जाएंगी। इसका फार्मूला जो है दैट इज आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। अगेन द आंसर विल बी इन टाइम्स। RFO, you know, it is sales, and RFO, it is not credit RFO or cash RFO, it is RFO means total। इसमें क्रेडिट भी लेना है, इसमें कैश वाली दोनों ले लेनी है। जब हम कल कर रहे थे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में वी वर कैलकुलेटिंग ओनली क्रेडिट RFO, है ना। यहाँ पे क्रेडिट नहीं, यहाँ पे दोनों क्रेडिट भी कैश भी मीन्स टोटल RFO डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता था, याद है किसी को? हमने किया था अभी, यस्मीन? करंट एसेट्स। हाँ जी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। Current assets minus current liability. It is the capital which is required for day-to-day working of the business, or we can say it is the excess of current assets over current liabilities. Fine. Answer will be in times. Like other ratios, inventory ratio, turnover ratio, trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio, एक सब फार्मूला था, याद है? एवरेज होल्डिंग पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का कोई ऐसा सब फार्मूला नहीं है, ये इतना ही है, इसका एक ही है। सेकेंडली यहाँ पे आपने वर्किंग कैपिटल ही लेनी है, मेनली क्लोजिंग वाली ही होती है। अगर ओपनिंग वाली भी हो क्लोजिंग वाली भी हो तो आपने एवरेज वर्किंग कैपिटल लेनी है। यहाँ सेम ही है, मैंने यहाँ एवरेज में लिखा, आपने एवरेज ही लेनी है। एवरेज नहीं होगी तो जो दी हुई है क्लोजिंग वाली होगी वही आपने ले लेनी है। वहां भी एवरेज इन्वेंट्री था, वहां एवरेज रिसीवेबल था, वहां एवरेज पेएबल था, यहाँ एवरेज इन्वेंट्री है, चाहे आप मेंशन कर भी लीजिए तो भी चलेगा। एवरेज वर्किंग कैपिटल है। एवरेज वर्किंग कैपिटल मींस वर्किंग कैपिटल इन द बिगिनिंग प्लस वर्किंग कैपिटल एट द एंड, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एंड वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। And this ratio shows the efficiency of the business by using its working capital. To what an extent the business is using its working capital, to what an extent the business is efficient in using its working capital, this ratio shows this. Now in this formula, this is the only formula जहाँ पे अगर RFO ना हो तो हम स्ट्रेट पे हम CO RFO यूज कर सकते हैं। RFO अगर हमारे पास ना हो तो वी कैन यूज स्ट्रेट पे CO RF विदाउट ट्विस्टिंग एनी फार्मूला। फार्मूले में कोई ट्विस्ट नहीं करना है, जैसे हम वहां पे करते हैं नीचे R प्लस करना, R माइनस करना, वो तो परसेंटेज में करते होते थे। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ प्रेफरेबली RFO, अगर RFO ना दी हुई हो और कैलकुलेट भी ना हो रही हो, ये बात याद रखना, कैलकुलेट भी ना हो रही, ये नहीं कि दी नहीं हुई है आपको CO RFO दी हुई है आप CO RF पुट कर दोगे। आप CO RFO तब तक पुट नहीं करोगे जब तक कि RFO के बारे में नहीं बताया गया हो, जब तक कि RFO के बारे में ना बताया गया हो और कैलकुलेट भी ना हो रही हो। तो प्रेफरेबली RFO, नहीं मिल रही है RFO, CO RFO डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल नंबर ऑफ टाइम्स विल बी द आंसर। डन? एनी डाउट इन दिस फार्मूला? शुड आई स्टार्ट द सम? सम नंबर 111 विल डू। मैं आपको एक और बात बता दूं, दिस इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एक हमने रेशियो ओवर करी हुई है वो होती है वर्किंग कैपिटल रेशियो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेशियोज। वर्किंग कैपिटल रेशियो इज करंट रेशियो, करंट रेशियो को बोल देते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो, लेकिन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो वो ये वाली है। ये ना हो कि वहां वर्किंग कैपिटल रेशियो पूछा हुआ और अब ये निकाल के आ जाओ। It is working capital turnover ratio. Turnover means sale. Sale is RF. ठीक? And that is working capital ratio, वो आपकी current ratio जो थी, that is the current assets upon current liabilities. करें सम?
Sum number 111. He says calculate working capital turnover ratio from the following information. Revenue from operation 15 लाख, ये हमें पहले ही दिया हुआ है, ये आपकी एक वैल्यू जो है वो आ गई 15 लाख, सम आपका हाफ हो चुका है। करंट एसेट 6,25,000, ये भी आपका वर्किंग कैपिटल का फार्मूला वहाँ यूज होगा। टोटल एसेट्स आर 10 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज आर 5 लाख, शेयर होल्डर्स फंड्स आर 250। यू हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसके लिए आरएफओ भी है। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट्स चाहिए, करंट लायबिलिटीज चाहिए। करंट एसेट्स तो है, करंट लायबिलिटीज नहीं है। हाउ कैन वी फाइंड करंट लायबिलिटीज हियर? सर बैलेंस शीट बना के। बैलेंस शीट एज सिंपल एज दिस। डोंट मेक एनी फार्मूला, इसमें से ये माइनस करो, उसमें से वो माइनस, कुछ नहीं करना आपने। प्रिपेयर बैलेंस शीट, सारे फार्मूले बने बनाए पड़े हैं हमारे पास। ठीक, शुरू करें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या क्या आपको दिया हुआ है? करंट लायबिलिटीज कहाँ से फाइंड होनी है? एसेट साइड से या टोटल ऑफ बैलेंस शीट माइनस करके। एसेट साइड से फाइंड होनी है कि लायबिलिटी साइड से फाइंड होनी है? लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड। लायबिलिटीज में शुरू करें। लायबिलिटीज में क्या क्या होता है? वन इज शेयर होल्डर फंड, सेकंड इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड थर्ड इज करंट लायबिलिटीज। यही होती है। इसमें से क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टू शेयर होल्डर्स फंड्स आर गिवन रुपीस 2,50,000। What else is given? नॉन करंट लायबिलिटी 5 लाख। Non current liability meaning 5 लाख। 5 lakh. What else is given? Current liabilities हमारे पास नहीं है। Whether total liabilities are given or total assets, total liabilities given, तो current liabilities आ जाएंगी। Total liabilities नहीं होंगी, total assets होंगी। One and the same thing. Is it given? यस सर। 10 हमारा लाख। काम चल रहा है। All other things are irrelevant. Value is कितनी है? 10 लाख। 10 lakh. 10 Total assets, yes. If total assets are 10 lakh, it means total liabilities are also 10 lakh. 10 lakh. Now, keeping this point in mind, what is the value of current liabilities in this case? If we take balancing, 2,50,000। 2,50,000 is the value. बन रहा है, हमारा आंसर आ रहा है। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आर गिवन, कितनी है करंट एसेट्स? 625, 6,25,000 minus 2,50,000. So 15 lakh upon 3,75,000, that is 4 times. 4 times. कितने आंसर है? Yes. Any doubt in this? जो फार्मूले बैलेंस शीट से बन सकते हैं ना, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, बजाय कि हम हर एक चीज़ का फार्मूला बनाएं। नहीं बना पाएंगे। वेरियस थिंग्स विल बी देयर। आपने देखा होगा पहले सम आया था, टोटल डेट्स आर गिवन। टोटल डेट्स मींस दिस मींस लॉन्ग टर्म डेट्स। कितने के फार्मूले बना लेंगे? चुप करके बैलेंस शीट के 3 हेड इक्विटी लायबिलिटीज के लो, 2 हेड लो मेन इसके एसेट्स के, 5 हेड्स हैं आपके पास। यही वैल्यू यहाँ वहाँ करे जाओ। सारे फार्मूले, इसमें कई फार्मूले जो है वो कवर हो जाने। ठीक है, बाकी जैसे आपको इजी लगता है, बात तो आंसर आने की है, बट आई फील कि इससे इजी नहीं हो सकता। जो फार्मूले यहाँ से बन सकते हैं ना, यहाँ बनाने ज़्यादा इजी है। करें आगे। दिस इज अबाउट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड दिस इज अबाउट योर थर्ड टाइप्स ऑफ रेशियो, दैट इज एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियोज। सो नेक्स्ट क्लास जो है आपकी लास्ट जो मेन टाइप ऑफ रेशियोज है, दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। 4 रेशियोज हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। 4 रेशियोज थी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड नाउ लास्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो नेम से क्लियर हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मींस दोज रेशियोज जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी शो करेंगी। एंड तकरीबन हर रेशियो, हायर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस, हायर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस। तकरीबन सारी रेशियोज, एक साथ रेशियो आएगी, वो जब आएगी तब डिस्कस करेंगे। ये सारी रेशियोज बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो शो करती है। मींस टू व्हाट एन एक्सटेंट द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स, ग्रॉस प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, सारा कुछ। ठीक, इसमें जो डिफरेंट रेशियोज हैं, उसमें फर्स्ट रेशियो दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। gross profit ratio. Now let me know
this ratio establishes the relationship between dash and dash. Establishes the relationship between dash and dash. Yes, Ketan. Sir, profit earned on total sales. Which profit? Gross profit. Gross profit, yes. Between gross profit and RFO. 1 मार्क. सेकेंड लाइन एक और देखो, मैंने बताया उसमें आप खुद ही बता रहे हो अपने आप, है ना? वो हमने स्टार्टिंग चैप्टर जब किया तो मैंने कहा था ना, ये इस चैप्टर में से कौन सा मर्जी तीन मार्क्स वाला 3 मार्क्स का एक आ जाए, आपका आंसर यही होना है. फर्स्ट लाइन इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस. सेकंड लाइन, सेकंड क्या लिखोगे इसके बारे में? एनीवन एल्स? Expressed in percentage. It is shown. Expressed in percentage. It is calculated in percentage. थर्ड क्या लिखोगे? Formula. Formula is this upon this into 100 GP upon RFO into 100. 3 मार्कर आपका बन गया. 3 मार्कर ज्यादा कोई भी आपका क्वेरी क्वेश्चन नहीं आएगा. 4 मार्कर 6 मार्कर नहीं आएगा. होपफुली 3 वाला भी नहीं आएगा, लेकिन अगर कहीं फंस गया क्वेश्चन कोई आ ही गया सब कुछ इसमें से आ गया, सीधे ही आपने 3 लाइन याद करनी है. आपके पास 17 18 जो है वो रेशियोज है. 17 18 आपके पास रेशियोज है. सबका आंसर सेम रहेगा अगर आपको फार्मूले आते हैं और ये पता होगा कि तो किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, परसेंटेज में है, टाइम्स में है या प्योर फॉर्म में है. ठीक, तो इट दिस रेशियो शोज एस्टैब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन जीपी एंड आरएफओ. इट इज शोन इन परसेंटेज एंड थर्ड इज द फार्मूला टू कैलकुलेट दिस रेशियो इज दिस वन. नाउ हाउ टू कैलकुलेट जीपी? व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट? वन ओनली. मैंने नहीं करवाया जीपी का फार्मूला, लेकिन मैंने करवाया भी हुआ है. मैं ये बताऊंगा, मैंने नहीं भी करवाया लेकिन मैंने करवाया भी हुआ है. 1 2 3 4 5 गुड. मिताली? RFO minus CORF. यस गुड. इट इज RFO माइनस CORFO. कहाँ से बना ये फार्मूला? मिताली कहाँ से बना ये फार्मूला? RFO is equal to sale minus GP. RFO is equal to CORFO is equal to RFO minus GP. CORFO is equal to RFO minus GP. हमने किया था फार्मूला. यस मिताली? Yes sir. हाँ, CORFO is equal to RFO minus GP. तो GP is equal to RFO minus CORFO. RFO minus CORFO. And RFO is again total RFO. Total means cash RFO and credit RFO both. And the answer will be in percentage because we are multiplying by 100. Any ratio, when it is multiplied by 100, the answer comes always in percentage. And being a profitability ratio higher, the ratio better for the business, because जितनी जीपी रेशियो ज्यादा होगी उतने ही जीपी तक हम कौन से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं? जीपी निकालने तक कौन से माइनस? सिर्फ डायरेक्ट. गुड. डायरेक्ट एक्सपेंस. इसके बाद हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस अभी करने होते हैं ना इनडायरेक्ट, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो. जितनी ज्यादा रेशियो ये वाली होगी जीपी रेशियो, उतना ही हमें हमारे पास मार्जिन है अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कवर करने का. मींस हायर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस, बिकॉज अभी इसमें से दूसरे एक्सपेंसेस माइनस होने हैं. अगर यही रेशियो कम हो तो अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे माइनस करेंगे? वो तो लॉस में आ जाएंगे हम. जितना ज्यादा ये रेशियो अच्छी ज्यादा होगी ना, हाई होगी ना, उतनी ही अच्छी रहेगी बिजनेस के लिए, क्योंकि ये हमें एक सेफ्टी देगी, सेफ्टी मार्जिन देगी, बिकॉज हमारे एक्सपेंसेस अभी ओवर माइनस करने वाले पड़े हुए हैं. डन. ठीक है. सेकंड इसमें है, ये इसका सम कर लेते हैं पहले, सेकंड वाली बात में करेंगे. इसका ही सम देखिए. सम नंबर है 116. He says calculate gross profit ratio from the following data. Cash sales are 20% of total sales. Credit sales are 5 lakh. Again कल वाला point है. Percentage of cash sale is given on, that is total sales, and we don't have total sales. We have credit sales. तो वो X वाला portion assume करके करना पड़ेगा. Then purchases are 4 lakh and excess of closing inventory or opening inventory is 25,000. Now यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें चाहिए एक जीपी और एक आरएफओ. हमारे पास आरएफओ भी नहीं है, हमारे पास जीपी भी नहीं है.
हम RFO कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बता सकता है मेरे? हाउ कैन वी कैलकुलेट RFO इन दिस सम? जैस्मीन। तो जो भी टोटल सेल्स गिवन है और कैश सेल्स को लेट करके वो टोटल सेल्स की इक्वल हो जाएंगी, क्रेडिट प्लस कैश, तो इससे RFO आ जाएगा। ठीक है, टोटल सेल को लेट करेंगे, लेट टोटल सेल इज x y और z whatever is there, then cash sale will be this and credit sale x will be equal to this plus this, credit sale plus cash sale, जो हमने कल भी दो बारी पॉइंट ये वाला किया था, उस पॉइंट से आएगा। सेकंड इज जीपी, हमें एक ही चाहिए ना, RFO हो गया हमारा। हाउ कैन वी कैलकुलेट जीपी हियर? जीपी कैसे कैलकुलेट होगा? जीपी कैसे कैलकुलेट होगा? जीपी का फार्मूला क्या था? जीपी का फार्मूला हिना? सर इसमें जीपी हम CORFO निकाल के उसमें से RFO माइनस कर देंगे तो आ सकता है। बेटा है तो ऐसे ही है, लेकिन फार्मूला है ही इसका, जीपी क्या बचा रहेगा? एक CORFO ही कैसे फाइंड करेंगे? CORFO का फार्मूला, बात आपकी बिल्कुल ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस परचेजेस वाला। चलो ठीक है, वैसे प्लस होती है, ठीक है मैं बताता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज होती है, माइनस नहीं होती, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। अदरवाइज बाकी आपका सारा ठीक था, सिर्फ प्लस माइनस ही गलत थी, बाकी है ना बाकी सारा ही ठीक था आपका बेटा, सारा कुछ ठीक था। क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं बताई, एक आपने एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं बताए, बाकी आप प्लस माइनस गलत है, बाकी आपको जो रह गया वो सारा ही ठीक था ठीक है। चलो हम इसको ऐसा करते हैं, इसमें ना एक्चुअली वो भी नहीं लग रहा, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला भी फार्मूला लग रहा है। मैं बताता हूँ करना क्या है इसमें। CORFO का फार्मूला बोलना, इन्वेंट्रीज वाला बोलना फटाफट बोल दो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे साथ चलना बेटा, मेरे वाला फार्मूला प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे माइनस वाला जो मैंने लिखवाया था फार्मूला, मेरे वाला बोलना है ना, आएंगे हम वहीं पे, कोई बात नहीं। प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही है ना। अगर आप फार्मूले में कुछ चेंज लेके आ रहे हो, पता होना चाहिए चेंज हो क्यों रही है। ऐसे ही फार्मूला याद करते रहेंगे, एंड तक सारे भूल जाने। फार्मूला में हम कोई चेंज लेके आ रहे हैं ना, ट्विस्ट लेके आ रहे हैं, वी मस्ट नो हो क्यों रहा है, ठीक है, तभी कर पाएंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही फार्मूला है। मे आई राइट लिख लाइक दिस, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसी को यहाँ प्रॉब्लम हो? ठीक है, ये माइनस वाला जो करना था मैंने वो यहाँ लिख दिया, बात तो एक ही है, सारे प्लस माइनस ही हो रहे हैं, चलेगा। एंड मे आई से इट इज, हाउ विल यू डिफाइन दिस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री? इसे डिफाइन करिए, दिस इज द एक्सेस ऑफ दिस ओवर दिस, क्या? चेंज इन इन्वेंट्री। हाँ जी, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री बिल्कुल ठीक है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग को फिर भी तो चेंज ही है, वो देखा जाए तो। अब इसको प्लस करना है कि माइनस करना है? मैं इसको और थोड़ा इजी कर देता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इट इज द एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। और ये हमें करना क्या है? प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये प्लस करना है हमने। इफ सपोज ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, देन मींस अगर सपोज ओपनिंग को 10 रुपए, क्लोजिंग को 8 रुपए, डिफरेंस क्या आया? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इज, ओपनिंग और क्लोजिंग इज 2 रुपीज, क्या करेंगे? प्लस। इफ सपोज द पॉइंट इज दिस, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो कम है, क्लोजिंग ज्यादा है, तो क्या करेंगे? 8 रुपीज माइनस करेंगे। मींस एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग इज एडेड, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इज डिडक्टेड। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? 10 रुपीज 8 रुपीज, ओपनिंग ज्यादा है प्लस, 10 रुपीज 18 रुपीज, क्लोजिंग ज्यादा है माइनस, चेंज इन इन्वेंट्री। यदि यू आर सेइंग चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री विल बी चेंज्ड ऑलवेज, but point is कि whether opening is more or closing is more, change is negative or positive. If the change is positive, then only it is added. Positive change means opening is more. If the change is negative means closing is more, then it will be deducted. Am I clear? यहाँ पे उसने क्या कहा है?
एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, तो उसको हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे? लेस। लेस करेंगे, because closing inventory is more. Whenever closing inventory is more, we'll deduct it by calculating the CORF. ऐसे करते हैं इसको, माइनस 25,000 दिया हुआ है, इतने दिया ना, चेंज इन इन्वेंट्री 25,000 प्लस परचेजेस आर 4 लाख प्लस एक्सपेंसेस डायरेक्ट अगर ना दिए हो तो नहीं करने, चाहे लिखना भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो फार्मूला डिस्कस किया इसलिए लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंसेस डायरेक्ट तभी लिखने हैं अगर दिए गए हो तो CORF तो आपकी आ जाएगी 3,75,000। एक एस्पेक्ट हमारा ये आ गया। दूसरा एस्पेक्ट हमारा है RFO का। RFO फाइंड करने के लिए वी हैव बीन गिवन क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल इज परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। सो ये हम सम कौन सा कर रहे हैं? सम नंबर इज 116। एक एस्पेक्ट आपका ये आया हुआ है RFO निकालने के लिए, लेट टोटल सेल इज X, total RFO X, cash sales will be how much? X by 5. X by 5, yes, because it is 20% of X, so X by 5. Now, credit sale we are having, it is rupees 5 lakh, so credit sale plus cash sale is equal to total sales, ऐसे ही है, तो credit sale 5 lakh plus cash sale X by 5 is equal to total sale, that is X. So 5 lakh is equal to X minus X by 5 करके X will be 5 lakh into 5 by 4, which will be value आपकी बन जाएगी 6,25,000. 6,25,000 जो कि आपकी टोटल सेल की वैल्यू है। अब हमारे पास सेल भी आ गई, ये वाली वैल्यू भी आ गई, हमारे पास उधर RFO CORFO भी थी, मीन्स दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा GP भी आ जाएगा। ठीक, GP विल बी इज इक्वल टू 625,000 माइनस 375,000, दैट इज रुपीज 2,50,000। GP is 2,50,000. Now we'll put the values here. 2,50,000 divided by 6,25,000 into 100 means 20%. 20 है 40 है ना आंसर? यस, 40%। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ये वाला पॉइंट हमने कल भी 2 बार किया था, व्हेन परसेंटेज ऑफ कैश सेल इज गिवन ऑन टोटल सेल बट द वैल्यू ऑफ टोटल सेल इज नॉट देयर, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल, तो हम एक उसको मान लेंगे टोटल सेल, जिसे परसेंटेज दी इसे X मान लिया हमने, और फार्मूला हमने लगा दिया है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इक्वल टोटल सेल। ठीक, इधर से CORFO का ये वाला पॉइंट हमने आज नया किया है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग या क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, है ना। Change in inventory is positive, will be added when opening inventory is more. It will be deducted when closing inventory is more, that is change in inventory. Positive है या negative है? Plus of course purchases and expenses direct. तो यहाँ से हमने CORFO निकाली, RFO में से माइनस करी, GP आया, GP upon RFO into 100, 40%. Any doubt in this? Please ask. यहाँ डाउट हो सकता है, होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं है ऐसा थोड़ी है, कैसे नहीं? डाउट क्यों नहीं है केतन? समझ तो नहीं आगे सारा कहीं? समझ तो नहीं आगे सारा बेटा? अभी तो आ गया सर। चलो ठीक है। एक ऐसा ही सम है आपका, सम नंबर 117। ये आपको इसकी मैं असाइनमेंट के सामने लिखवा दूं, नहीं तो इसके असाइनमेंट्स के सम्स कल हमने कहां तक लिखे हुए थे? 104. 104 तक, आगे भी लिख लीजिए, नोट करिए। 108, 109, 110, 112, 123,
जो 123 सम है ना, ये आपकी बुक में एक पेज नंबर 4.68 पे इलस्ट्रेशन है नंबर 105, वहाँ से हेल्प ले लेना। ये इंक्रीज डिक्रीज वाला है जो एक ऐसा ही सम आया था आपका पेज सम नंबर 76, हालांकि वो असाइनमेंट में नहीं था, वो असाइनमेंट में नहीं था, ये भी इंक्रीज डिक्रीज वाला ही था। इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 77 है पेज नंबर 4.48 पे। मैं 76 सम की बात कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 77 ऑन पेज नंबर 4.48, ये कर लेना, मिलती जुलती है आपस में इंक्रीज डिक्रीज वाले, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू सम नंबर 123, ये आपका सम असाइनमेंट में है एंड ये आपको हेल्प होगी इलस्ट्रेशन नंबर 105 पेज नंबर 4.68 से। ठीक, नेक्स्ट सम्स असाइनमेंट के जो हैं दैट इज 126 सम, 130, 134, 141, 145, 146, हंसो मत भाई, 148, 151, 153, बस करो, इन्हें हाथ मार रहे सिर के ऊपर की, सर बस करो। इन्हें चैप्टर के सम्स कितने हैं, चैप्टर के सम्स बताना मेरे को कितने हैं। चैप्टर 164। गिनने थोड़ी सी काउंटिंग लिखी हुई है वहां पे। 164 नहीं, मैं देख रही थी। 164 है ना, तो मैंने 2 असाइनमेंट्स बनाई हैं इसकी। पहली असाइनमेंट में 20 क्वेश्चंस थे, 20 सम्स, दूसरी वाली में 45 हमने लिए हैं आपसे। मैंने 164 ये 45, तो ऑनलाइन का बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप क्लास में होते ना तो 164 के 164 चेक होने थे, सारे ही चेक होने थे। ये तो आप बचे हुए, लास्ट ईयर बच गए हो आप, इस साल भी अभी तक तो बचे ही हुए। जब आपने स्कूल आना शुरू कर दिया ना, जितने सम्स हैं उसमें सारे ही चेक होने हैं। आपको तो 1/4 मिला है, 45 सम्स मिले आउट ऑफ 164। ठीक है, तो आप तो शुक्र करो कोविड है चल रहा है हमें सम्स कम करने पड़ते, नहीं तो असाइनमेंट तो सारे सम्स की होती थी मेरी, मैं पिक एंड चूज नहीं करता उतना कभी। सारे सम्स मैंने क्लास में करवाई जाने हैं, आपको भी दे ही जाने हैं। 164 में टाइम ज़्यादा होता है क्लास में, जब ऑफलाइन पढ़ते हैं हम, पीरियड भी ज़्यादा होते हैं हमारे पास और पूरा पीरियड भी यूज हो रहा होता है। तो मैंने ही क्लास में आपको 60-70 सम तो मैंने ही करवा देने थे, आप ज़्यादा ही करवा देने थे, बाकी आपने होमवर्क करते रहना था। सम सारे चेक होने थे 164 के 164। ये आप ऐसे हाथ ना मारो ही ना, ऐसे करके, ऐसे ना, आप तो ऐसे करो, शुक्र है भैया कम कर रहे हैं। ठीक, अदरवाइज असाइनमेंट्स आप सिर्फ मेरे को चेक करवा रहे हो, लेकिन आई ज्यूम कि आप सारे के सारे सम्स कर रहे हो। मैं कल भी यही बात कर रहा था, जब तक आप सारे सम्स नहीं करोगे सारे पॉइंट्स नहीं निकलने, सारे पॉइंट्स कवर नहीं होंगे। सारे पॉइंट्स तो इस बुक को सारे इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने के बाद भी नहीं होने। आप देखना, आप एट द एंड ऑफ द ईयर किसी और ऑथर की बुक पकड़ लेना, उसने सेम पॉइंट को किसी और तरीके से किया होगा या उसने कोई नया पॉइंट उठाया होगा। ये हम करेंगे बाद में, एक्स्ट्रा बुक पे हम करेंगे बाद में। लेकिन अभी जो आप कर रहे हो ना, आप सिर्फ असाइनमेंट आप चेक करवा रहे हो असाइनमेंट मेरे से, लेकिन असाइनमेंट के साथ साथ जो बाकी के सामने आप नोटबुक्स पे कर रहे हो और खुद कर रहे हो, खुद कर रहे हो। करने की बेस बहुत है ना, वेरियस बेस आर देयर, बहुत कुछ है। लेकिन आप आई एज्यूम कि आप खुद समझ कर रहे हो, तभी आपका जो है वो अभी बहुत इजी लगेगा आपको कि हाँ जी जी देख के कर रहे हैं या किसी की हेल्प लेके कर रहे हैं। मत करना ऐसे, आप बाद में तंग हो जाओगे, फंस जाओगे, आप मैं बता रहा हूँ, ये बाद में नहीं होनी है। ठीक, चलो चले, कोई पॉइंट तो नहीं किसी का पूछने वाला है, बाकी के सम कल करेंगे डिस्कस। ठीक।